तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में थोड़ा रिवीजन देखा, दो एक क्वेश्चंस देखे कि इंटरनल एनर्जी पे कैसे आते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी पे, बताइएगा। विच रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू होगा। फर्स्ट, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई when delta n equals to 0 is not true करना, is not true. Second, delta h greater than delta e when delta n, n g है सारों में, ठीक है ना, n g greater than 0. 3, delta h less than delta e when delta n g less than 0 और delta h greater than delta e when delta ngrt equals to 0. आपको बताना है विच रिलेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा रिलेशन सही नहीं है। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर अपने पास क्या होगा, फोर्थ होगा। बिकॉज डेल्टा एनजीआरटी अगर 0 आ जाए, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये अपने पास फॉर्मूला है ना। डेल्टा एन जी 0 होगा तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से ज्यादा होगा। अगर डेल्टा एन जी कभी भी पॉजिटिव में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, डेल्टा ई से। डेल्टा एन जी अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में डेल्टा एच जो है वो लेस देन होगा किससे, डेल्टा ई से। फोर्थ में क्या कह रहा है, डेल्टा एन जी आर टी 0। अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो उस कंडीशन में डेल्टा एनजीआरटी भी क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। और डेल्टा एनजीआरटी अगर 0 हो जाएगा तो अपने पास क्या रहेगा, डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ई के इक्वल। ओके, तो ये रिलेशन है, रिलेशन भी ध्यान में रखना है अपने को। जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो तो डेल्टा एच ज्यादा होगा, डेल्टा एनजी नेगेटिव हो तो डेल्टा ई ज्यादा होगा, डेल्टा एनजी 0 हो तो डेल्टा एच और डेल्टा ई के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक लास्ट देख लेते हैं। C6H6 बेंजीन है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो 15/2O2 गैस से। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा 6CO2 प्लस क्या मिल जाएगा अपने को, 3H2O, है ना। टोटल 15 हो गए ऑक्सीजन के एटम्स, 6 2 12 और 3 कितने हो गए आपके पास, 15। ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में। ये आपके पास कौन सी स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। आपको गिवन है कि अगर इसके लिए डेल्टा एच जो है वो -730.9 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी है। टेम्परेचर आपके पास वही है 300 केल्विन, आर की वैल्यू वही आपके पास 2 कैलोरी, ये भी कैलोरी में ही है। आपको कैलकुलेट करना है क्या, डेल्टा ई। क्वेश्चन जो है ये आईआईटी में आ रखा है, इतना इजी क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा। डेल्टा एनजी अपने को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कितने मोल है, 6। ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है। कितने मोल अब है आपके पास, 6। यहाँ पे कितने आ गए, 15/2, तो 6 माइनस 15/2 करेंगे तो डेल्टा एन जी क्या आएगा आपके पास, 2 एल्शियम आ गया। 12 माइनस 15 यानी कि आपके पास कितना आ गया, माइनस का 3/2। ये डेल्टा एन जी आएगा अपने पास। वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा एच कितना है 730.9 इंटू 10⁻³। डेल्टा ई कैलकुलेट करना है प्लस
माइनस का 3/2, आर कितना हो गया 2 आपके पास, और टेम्परेचर कितना गिवन है अपने पास 300। तो ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव में आ जाएगी तो उसको अपन यहाँ पटक देंगे, यहाँ पटक के अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, तो ये डेल्टा ही आएगा। अभी मैंने रिलेशन बताया ही था आपको कि कभी भी अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव में आए, डेल्टा एन जी नेगेटिव में आ जाए तो उस कंडीशन में डेल्टा ई ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा एच से ज्यादा होगा। इसमें भी क्या आ रहा है आपके पास, डेल्टा एन जी तो नेगेटिव में आ रहा है, ये पूरा पोर्शन किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, मीन्स डेल्टा एच में ऐड हो जाएगा आपके पास। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा एच से ज्यादा रहेगी। तो जब भी डेल्टा एन जी नेगेटिव में आ जाए तो उस समय हमेशा ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, डेल्टा एच जो है वो आपके पास क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था, आईआईटी का क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स में से। आइए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास दैट हीट। हीट को किससे डिनोट करते हैं अपन, क्यू से। हीट का ट्रांसफर अगर देखें तो हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ होता है, लो टेम्परेचर की ओर होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है हीट का ट्रांसफर, है ना। ये अपने को भी पता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है ना, तो अपने को ठंड क्यों लगती है, सर्दी क्यों लगती है, बिकॉज अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना है आपके पास, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है अपने पास, कम हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो रहा है, अपना टेम्परेचर क्या है आपके पास ज्यादा, एटमॉस्फेयर का क्या है कम। तो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, यानी कि अपने टेम्परेचर से बाहर की ओर। गर्मी लगती है तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या रहता है अपने पास, ज्यादा रहता है बॉडी टेम्परेचर से। तो हाई टेम्परेचर से क्या होता है आपके पास, लो टेम्परेचर की ओर मूवमेंट होता है। तो हीट हीट का क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर है उससे कहाँ होता है, लो टेम्परेचर से की ओर हीट का फ्लो होता है। हीट जो है उसको क्यू से सिंबलाइज करते हैं। हीट जो है वो आपके पास एक पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो डेफिनेशन आने वाली है, इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज वर्क। वर्क क्या है, गैसेस जनरली जो वर्क करती है उसको अपन एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। हीट के रिलेटेड एक दो पॉइंट और बता दूं, शायद फिजिक्स में आपने इसके कुछ रिवर्स पढ़े होंगे। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो जो Q की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव। कोई भी सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वहां पे Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और कोई भी सिस्टम अगर हीट इवॉल्व करता है तो Q की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। कभी कोई क्वेश्चन में आपको यूं नहीं दे रखा होगा Q की वैल्यू माइनस में, Q की वैल्यू प्लस में, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा कि सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम जो है वो हीट को क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो अपने को पता करना है कि वहां पे Q की वैल्यू क्या होगी। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम तो Q की वैल्यू अपने पास क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हीट इवॉल्व कर रहा है तो Q की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब अपन वर्क की बात करते हैं। गैसेस जनरली जो वर्क करती है वो एक्सपेंशन वर्क करती है। एक्सपेंशन मीन्स गैसें खुद एक्सपेंड होती है, तो वहां पे जो वर्क होता है उस वर्क को अपन कौन सा वर्क कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सपेंशन वर्क का फॉर्मूला कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। ये उसी से देखेंगे जो रिवर्सिबल प्रोसेस अपन ने एक्सप्लेन करा था, कि आपके पास जैसे एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसमें आपके पास कोई भी गैसेस प्रेजेंट है। गैसेस क्या करती, गैसेस जो हैं
वो यहाँ पे यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करती है। यूनिट एरिया पे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। कैसे कि यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करती है, तो अपने को एक बात पता है कि दैट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि दैट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन अपने पास क्या होता है? एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करती है गैसेस, उसको अपन क्या करते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब जब पहले फोर्स अप्लाई कर रही थी और इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो उस समय मैंने कहा कि जो ये गैसें थी ये आपके पास एल लेंथ तक प्रेजेंट थी, स्मॉल एल लेंथ तक प्रेजेंट थी। जैसे ही मैंने प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करा, यानी कि पी को जो मैंने है वो पी प्लस डीपी कर दिया, पी प्लस डीपी कर दिया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या इसकी जो लेंथ है वो डीएल से क्या हो गई आपके पास? इंक्रीज हो गई। इसकी जो लेंथ है वो डीएल से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। प्रेशर इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके साथ अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है फोर्स का, दैट फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू अपने पास क्या हो जाता है? एरिया। टोटल प्रेशर इनटू अपने पास क्या हो जाता है? एरिया। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा अपने को वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि दैट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो? कि सर फोर्स का फॉर्मूला होता होगा प्रेशर इनटू एरिया। मैंने कहा प्रेशर कितना है? आपने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करा है, प्रेशर इंक्रीज करा है तो आपके पास क्या आएगा? P प्लस डीपी इंटू आपके पास क्या आएगा? एरिया इंटू आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इक्वल्स टू क्या आ गया? प्रेशर इंटू एरिया। तो ये आपके पास क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया हो गया। ये तो अपने पास फोर्स हो गया, और ये डीएल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे हुआ सर डिस्प्लेसमेंट? मैंने कहा पहले ये एल लेंथ तक था, अब क्या हुआ? जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करा तो ये डीएल लेंथ से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो आपको शायद पता हो, आपने फिजिक्स में देखा हो कि एरिया इंटू लेंथ, ये अपने पास होता है वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ अपने पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दैट वर्क इक्वल्स टू पी प्लस डीपी ए इंटू डीएल क्या हो जाएगा आपके पास? पीवी हो जाएगा। ए इंटू डीएल क्या हो जाएगा आपके पास? पीवी हो जाएगा। इसको अपन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ गया कि दैट वर्क इक्वल्स टू पी डीवी प्लस डीपी डीवी, पी डीवी प्लस डीपी डीवी। अब जो ये डीपी डीवी है, इस डीपी डीवी को अपन क्या लेंगे? नेग्लिजिबल लेंगे। कि सर क्यों? बिकॉज दोनों में ही स्मॉल चेंज हो रहा है, डीपी है और आपके पास क्या है? यहाँ पे डीवी है। तो वर्क इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? वर्क इक्वल्स टू अपने पास आ गया पी डीवी। इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूं, है ना, तो उससे मेरे पास फॉर्मूला एक और आ जाएगा, दैट वर्क इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। तो अपने पास जो भी फॉर्मूला रहेगा, सॉरी, वर्क इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? पी डेल्टा वी। कि सर ओके, ये पी डेल्टा वी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे साइन किसका रहेगा? यहाँ पे साइन रहेगा नेगेटिव। सर क्यों? मैंने कहा गैसें एक्सपेंड हो रही है, गैसें क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, वर्क ऑन द सिस्टम वो तो हमेशा होता है पॉजिटिव। अगर एक्सपेंशन वर्क की जगह आपके पास आ जाए कि कंप्रेशन वर्क हो रहा है, तो आपके पास वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस पी डेल्टा वी। बट वर्क बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है? आपके पास नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, इसके कारण से माइनस पी डेल्टा वी कर रहा है। कि सर आप इंटीग्रेशन करते हो तो शायद इंटीग्रेशन तो दोनों साइड होता है, एकदम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डी डब्ल्यू लिखेंगे अपन, है ना, तो उससे फाइनली अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मीनिंग क्या हो गया? माइनस पी वी टू माइनस आपके पास क्या आएगा?
V1 ये अब किसका फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा ये शायद यहाँ पे कट हो गया था, वीडियो में आ नहीं रहा था, तो अपन यहाँ देख देते हैं इसको कि पहले इसकी लेंथ थी L और अब इसकी लेंथ जब आप प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो DL से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। इसको अपन कौन सा वर्क कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। वर्क ऑन द सिस्टम अगर हो तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव, और वर्क बाय द सिस्टम हो तो हमेशा अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि गैसें वर्क कर रही हैं, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, नेगेटिव रहेगी, है ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है अपने पास, P प्लस डीपी है, तो P प्लस डीपी इंटू ए इंटू डीएल, ये डीवी हो जाएगा, इसका सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो P डीवी प्लस डीपी डीवी। डीपी डीवी को अपन नेग्लिजिबल लेंगे, बिकॉज दोनों ही स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल चेंज है, इसके कारण। तो मैंने कहा था कि अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि अपन सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया ना। हीट आता है, कंप्लीट हो चुका है। इंटरनल एनर्जी आता है, वो भी हो चुका है। और अपने पास वर्क आता है, तो वर्क को भी अपने देख लिया कि वर्क क्या है ना। अब अलग अलग प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। तो अभी अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। इसको शॉर्ट में अपन क्या कह देते हैं, फ्लोट कह देते हैं, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अपन ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये आपके पास एनर्जी होगी ना। जैसे मैंने आपको, सॉरी मैंने नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको खींच के थप्पड़ मारी गाल पे, है ना, तो वो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर। कैसे, पेरेंट्स की एनर्जी निकली आपके गाल पे आ गई, आपका गाल जो है वो गर्म हो गया, वो किसके कारण से हुआ, वो हुआ हीट ट्रांसफर के कारण से, एनर्जी ट्रांसफर के कारण से। तो एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो आपके पास इसका स्टेटमेंट था। अब बात करें इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला की, जिससे अपने पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिससे कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूं तो आपने देखा होगा दैट डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। तो क्या है कि आपके पास कोई सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी पहले कितनी है, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, E1। जब कोई सिस्टम Q हीट को एब्जॉर्ब करे और W वर्क डन करे, अगर आपके पास Q हीट एब्जॉर्ब करे और W आपके पास उसका वर्क डन हो, तो उसकी एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी E1 थी, वो E1 से कितनी हो जाएगी आपके पास, E2 हो जाएगी। E1 से कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अपन इसको यूं लिखेंगे, देख कि आपके पास E2 फाइनल एनर्जी, आपके पास इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W प्लस आपके पास क्या आएगी, E1। कि सर ऐसे कैसे, Q प्लस W प्लस E1,
क्यू आपके पास क्या था, हीट उसने एब्जॉर्ब करी, डब्ल्यू आपके पास वर्क डन हो गया। पहले उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, E1 थी। तो जब उसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, उसने उस टाइम क्यू हीट को एब्जॉर्ब करा और डब्ल्यू वर्क डन करा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी आपके पास, E2 होगी। थोड़ा सा अपन ट्रांसफर करते हैं, तो क्या आएगा, दैट E2 माइनस E1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, Q प्लस डब्ल्यू। E2 माइनस E1 को अपन क्या कहते हैं सर, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू डेल्टा ई। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या आ गया, Q प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, दैट डेल्टा ई इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। अब W अगर आपके पास एक्सपेंशन वर्क है तो अपन नेगेटिव लगा देंगे W की वैल्यू, है ना। बाकी अपने पास जो मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या रहता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास प्रोसेस जो है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखी थी, दैट आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, तो क्या रिलेशन होगा, क्या उस पर एप्लीकेशन होगी फ्लोट की। अगर आइसोबारिक आ गया तो क्या एप्लीकेशन होगी, आइसोकोरिक आ गया तो क्या एप्लीकेशन होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया तो क्या एप्लीकेशन होगी, साइक्लिक प्रोसेस आ गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की क्या एप्लीकेशन होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी टाइप के प्रोसेस होते हैं, जितने भी टाइप के प्रोसेस होते हैं, उस पे फ्लोट की क्या एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं अपन अभी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन जो है वो अपने को याद रखना है, दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या रहता है आपके पास, Q प्लस डब्ल्यू। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अपन बात करें कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मीन्स क्या हो गया कि उसका फाइनल टेम्परेचर और उसका इनिशियल टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल हो। मीन्स आप चाहे डेल्टा टी कह दो उसको, चाहे आप डी टी कह दो, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, जीरो होगी। डेल्टा टी या डी टी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि डेल्टा ई का एक और फॉर्मूला आता है। डेल्टा ई जो है इसका फॉर्मूला अपन आगे देखेंगे, वो होता है एनसीवी डी टी, एनसीवी डेल्टा टी। कि सर एन क्या होता है, एन होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी क्या होती है सर, बस ये खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी रहेगा। यूं अगर हीट कैपेसिटी अगर आपको अगर ध्यान में रखनी हो दैट क्या होता है, कोई दिक्कत आ रही हो, तो हीट कैपेसिटी क्या होगा कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितने आपके पास हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो एन सी वी डेल्टा टी आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, डेल्टा ई का। मैंने कहा कौन आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी कितना होगा, जीरो। डेल्टा टी जीरो होगा तो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इस वैल्यू को अगर अपन वहां रखते हैं तो क्या आता है अपने पास, जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस क्या हो जाता है आपके पास, डब्ल्यू। और अपन क्या कह सकते हैं कि क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या क्या कह सकते हो, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू कह सकते हैं। डेल्टा ई इक्वल्स टू जीरो है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो भी आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा ई की वैल्यू जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू या तो माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, माइनस क्यू रहेगी। ये किसके लिए रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू हमेशा किसके इक्वल रहता है, माइनस डब्ल्यू के। डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल रहता है आपके पास, माइनस क्यू के। माइनस क्यू का मीन्स क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व हो रही है। प्लस क्यू का मीन्स क्या हो गया आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब सिस्टम खुद वर्क करता है। और डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, वर्क ऑन द सिस्टम किया जाता है। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहती है अपने पास, नेगेटिव रहती है।
आइसोथर्मल के बाद सेकंड जो अपने पास प्रोसेस थी वो कौन सी थी? वो थी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपको पता है Q की वैल्यू क्या रहती है? 0। T की वैल्यू 0 नहीं होती है, Q की वैल्यू क्या रहती है? 0 एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो Q की वैल्यू 0 है, मींस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके पास? W के इक्वल। अगर एक्सपेंशन वर्क है तो माइनस W जाएगा, अदरवाइज आपके पास क्या रहेगा? W रहेगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन। थर्ड अगर बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में V1 और V2 यानी कि वॉल्यूम जो है वो अपने पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। V1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? V2 के इक्वल होगी। तो डेल्टा V जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा V आपके पास क्या हो जाएगा? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी। डेल्टा V की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब सर डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, उससे क्या फर्क होगा? तो W का फॉर्मूला क्या होता है कि सर W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V होता है। W इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा V। या अपन कैसे लिख सकते हैं कि दैट W इक्वल्स टू माइनस V2 माइनस V1। अब V2 और V1 की वैल्यू इक्वल है, मींस ये आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा V। डेल्टा V आपके पास 0 हो जाएगा। डेल्टा V 0 हो जाएगा तो W भी आपके पास क्या रहेगा? 0। W 0 रहेगा तो डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Q के। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? आपके पास हीट के इक्वल होती है ना। तो आपके पास फर्स्ट कौन सा था? आइसोथर्मल, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। सेकंड एडियाबैटिक, वहां पे अपने पास Q जो है वो कांस्टेंट है। थर्ड आइसोकोरिक, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, मींस V1 और V2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो V1 और V2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है अगर, तो अपने पास क्या रहता है? W 0 हो जाता है। W 0 हो जाएगा मींस डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल होगी? Q के इक्वल होगी। थर्ड देखिएगा, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मींस आपके पास जो प्रेशर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मींस P1 और P2 एक दूसरे के क्या रहते हैं? इक्वल। मींस डेल्टा P की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी? 0। डेल्टा P की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा E इक्वल्स टू अपने पास क्या है? Q प्लस W। W का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस P डेल्टा V। प्रेशर में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर कैसे पता चला नहीं हो रहा? क्योंकि डेल्टा नहीं आया ना आगे। डेल्टा P होता तो वो आपके पास क्या आता? 0। अब P तो अपन यही पहले ही कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आपके पास डेल्टा E का फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा? Q माइनस P डेल्टा V। डेल्टा E इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा? Q माइनस P डेल्टा V आ जाएगा। ओके, तो ये अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो एप्लीकेशन है। सर साइक्लिक रह गया। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें अगर, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या रहता है? 0। डेल्टा E क्या रहता है? 0। कि सर कैसे? मैंने कहा सिस्टम जो है वो डिफरेंट स्टेट से वापस पहले वाली इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो डेल्टा E आपके पास क्या रहता है? 0। डेल्टा E अगर 0 रहेगा तो इसके लिए भी क्या रिलेशन आएगा? Q इक्वल्स टू माइनस W। तो अपन आज की क्लास में अपन ने डिस्कस करा आइसोथर्मो सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन क्या रहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पहले इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है, सीपी क्या होता है एंड सीवी क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।